Hello everyone, welcome to FOC classes. This video is for CUET 2025 CS और IP एग्जाम। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीक्वल पार्ट 2 के बारे में। इसके साथ हमारा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सेक्शन ए फर्स्ट टॉपिक डेटाबेस कंसेप्ट्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं एंड इसमें रिलेशनल अलजेब्रा टॉपिक ये हमने कवर नहीं किया था, बट ये टॉपिक हम आज की वीडियो में कवर कर लेंगे। इसके बाद बात करते हैं सीक्वल पार्ट 1 के बारे में। तो यहाँ पर लास्ट वीडियो में हमने इतने पोर्शन कंप्लीट किए जहाँ पर हमने डिलीट कमांड तक ये डिस्कस किया था। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसके बाद जितने भी टॉपिक्स हैं जो सीक्वल पार्ट 1 में हमने डिस्कस नहीं किए एंड फिर सीक्वल पार्ट 2, ये सभी हम एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आज की वीडियो में हम ये रिमेनिंग टॉपिक्स एंड सीक्वल पार्ट 2 इन सभी को डिस्कस करेंगे एंड इस वीडियो के साथ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ओके, एंड फिर जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क्स। सो ये पूरा हम एक ही वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। सो इसकी हेल्प से आपका सेक्शन ए कंप्लीट हो जाएगा जो CS और IP दोनों स्टूडेंट्स के लिए कॉमन है। एंड स्टूडेंट्स, आगे प्रोसीड करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने टेलीग्राम चैनल पर कुछ फाइल शेयर की थी आपके लिए। सो आप में से कुछ स्टूडेंट्स नहीं देख पाए हैं, सो मैं आपको बता दूं, मैंने आपको सभी PYQ शेयर किए हैं एंड आंसर की भी शेयर की है। सो अगर आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तभी आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे, बिकॉज बिना प्रैक्टिस के आपको आइडिया नहीं मिलता है कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। सो इसलिए आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं एंड कैसे करने हैं, जो फाइल शेयर्ड है वहाँ पर PYQs भी हैं, वहाँ पर आंसर की भी है। सो सबसे पहले आप खुद से PYQs को ट्राई करें एंड फिर आंसर की में से रीवेरीफाई करें। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज पार्ट 2 के साथ। अगर आप CS NCERT से कवर करना चाहते हैं तो आपको चैप्टर 9 का 9.8 टॉपिक ओपन करना है, और अगर आप IP NCERT से पढ़ना चाहते हैं तो आपको IP NCERT का फर्स्ट चैप्टर ओपन करना है। ठीक है, सो यहाँ पर हम CS की NCERT के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं, बिकॉज जो हमारे लास्ट प्रीवियस वीडियोस में टॉपिक्स थे वो हमने इसी NCERT से कवर किए थे। ठीक है, एंड जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसके बाद ये जो टॉपिक्स गिवन है 9.8 से लेकर आगे जितने भी टॉपिक्स इस चैप्टर में हैं, ये सभी बिल्कुल कॉमन है, मीन्स बिल्कुल सेम है इस NCERT में और IP की NCERT में। सो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, आपको कंसेप्ट का पता होना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं टॉपिक के साथ। सो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सबसे पहले फंक्शंस इन सीक्वल के बारे में। तो ये क्या होते हैं, तो देखिए सीक्वल आप ऑलरेडी जानते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज मींस एक ऐसी लैंग्वेज जिसके साथ हम डेटाबेस से डील करते हैं। हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं, उसमें टेबल्स बनाते हैं, टेबल्स में मैनिपुलेशन करते हैं। सो जो भी हमें डेटाबेस के साथ काम करना है वो हम सीक्वल मींस स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज की हेल्प से करते हैं। ये चीज़ ऑलरेडी हम समझ चुके हैं। आज की वीडियो में हम कुछ फंक्शंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, मींस कुछ ऐसे फंक्शंस जो रोज़ पर अप्लाई होते हैं। सो यहाँ पर जो डेटा हमारे पास है हम उस पर कुछ फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं। तो ये अलग अलग तरह के फंक्शन होते हैं, जैसे सिंगल रो फंक्शन, देन मल्टीपल रो फंक्शन, देन अगर हमें रिकॉर्ड्स को ग्रुप करना है किसी स्पेसिफिक क्राइटेरिया के बेसिस पर, उसके लिए हमें क्या करना होगा, देन अगर हमें मल्टीपल टेबल्स पर एक साथ वर्क करना है तब हम कैसे काम करेंगे, ये सभी चीज़ें हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। ठीक है, सो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है, हम इसके साथ स्टार्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पर हमें एग्जाम्पल गिवन है, इसमें डेटाबेस क्रिएट किया गया है कार शोरूम एंड इसमें 4 रिलेशंस हैं, इन्वेंट्री, सेल, कस्टमर, एम्प्लॉय। सो यहाँ पर आपको स्कीमा डायग्राम दिया गया है ये समझाने के लिए कि कौन सी टेबल में कौन सी प्राइमरी की है एंड कौन सी फॉरेन की है, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर समझाई गई हैं। ओके, सो देखिए यहाँ पर आपको सभी चीज़ों को ध्यान से समझना है। सबसे पहले हम बात करते हैं इन्वेंट्री टेबल के बारे में। तो अगर हम किसी भी कार के शोरूम की बात करते हैं, मींस अभी आप इस एग्जाम्पल को लीव कर दें, आप सिर्फ नॉर्मल लाइफ के बारे में सोचें। ठीक है, बिकॉज जब आप चीज़ों को रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं तो आप ज़्यादा समझ पाते हैं। तो देखिए अगर कोई भी कार का शोरूम है तो उन्हें पता होना चाहिए कि उनके पास कौन कौन सी कार्स हैं, राइट। सो कौन कौन सी कार्स हैं, इसके साथ उन्हें उनकी सभी डिटेल्स भी पता होनी चाहिए, जैसे उसका क्या नेम है, क्या प्राइस है, मॉडल,
सो ये सभी डिटेल्स उनके पास होनी चाहिए। सो इसके लिए हमने एक रिलेशन मीन्स एक टेबल बनाया है, दैट इज़ इन्वेंट्री। सो इसमें हम ये सभी डिटेल स्टोर करने वाले हैं कि जो कार्स हमारे पास हैं उनकी क्या क्या डिटेल्स हैं। ओके, सो यहाँ पर नेम, प्राइस, मॉडल, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, फ्यूल टाइप, ये सभी चीज़ें हम हर एक कार के लिए यहाँ पर स्टोर करने वाले हैं। ठीक है, सो यहाँ पर इन्वेंट्री में हमें कौन कौन से कॉलम्स की रिक्वायरमेंट है? कार आईडी, कार नेम, प्राइस, मॉडल, ईयर मैन्युफैक्चर, फ्यूल टाइप। तो देखिए यहाँ पर हमने कार आईडी को अंडरलाइन क्यों किया है? बिकॉज कार आईडी यहाँ पर प्राइमरी की है। जब हम इन्वेंट्री की बात कर रहे हैं, हम हर एक कार की डिटेल्स यहाँ पर स्टोर करने वाले हैं। सो हर एक कार को हम यूनिकली आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? उसकी कार आईडी से। इसलिए हमने यहाँ पर कार आईडी को प्राइमरी की बनाया है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक एरो बना हुआ है एंड इस एरो का क्या मतलब है? हाउएवर मैंने आपको ये प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, बट 1 मिनट के लिए आप सोचें एंड आंसर करें, फिर मैं आपको बताती हूँ। सो देखिए, अभी हम पहले बात करते हैं कि ये कौन सी टेबल्स हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये हमने ये एरो क्यों इंडिकेट किया है। ठीक है, सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट टेबल के बारे में, जो है कस्टमर टेबल। सो अगर हम कोई भी कार शोरूम ओपन करेंगे तो ऑफकोर्सली उसमें कस्टमर्स आएंगे। तो कस्टमर्स आएंगे, अगर हमें कभी कस्टमर को कॉन्टैक्ट करना है, हमें उन्हें कुछ इन्फॉर्म करना है, या फिर कोई भी ऐसा काम है जो कस्टमर से रिलेटेड है, उसके लिए हमारे पास कस्टमर की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इसलिए हमें एक कस्टमर रिलेशन बनाना होगा। सो यहाँ पर हमने कस्टमर रिलेशन में ये सभी कॉलम्स क्रिएट किए हैं। सो यहाँ पर एक आईडी होगी, नेम होगा, एड्रेस होगा। सो इन सभी के लिए हमने यहाँ पर स्पेसिफिक कॉलम नेम्स दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि हमें पता है कि हर एक कस्टमर को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए एक पर्टिकुलर आईडी की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसे हमने यहाँ पर अंडरलाइन किया है। मीन्स यही कॉलम हमारा प्राइमरी की है कस्टमर रिलेशन के लिए। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करते हैं सेल टेबल के बारे में। तो अब कितनी सेल हुई है, मींस कौन सी कार की कितनी सेल हुई है, ये सभी चीज़ें हमें कैसे पता चलेंगी? जब हम उस चीज़ का डेटा रखने वाले हैं। तो इस चीज़ का डेटा रखने के लिए हमने सेल टेबल बनाई है। ठीक है, सो यहाँ पर सेल टेबल में कॉलम्स को देखते हैं। इनवॉइस नंबर, कार आईडी, कस्टमर आईडी, सेल डेट, पेमेंट मोड, एम्प आईडी एंड देन सेल प्राइस। सो देखिए यहाँ पर हमने कुछ कॉलम्स का डिस्कशन कर लिया है ऑलरेडी, जैसे कार आईडी एंड कस्टमर आईडी, बट बाकी एक और कॉलम है जो यहाँ पर अंडरलाइन है, बट ये दूसरी टेबल से रेफर किया गया है। तो पहले हम एम्प्लॉय टेबल के बारे में समझते हैं और फिर हम सेल के बारे में भी समझेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एम्प्लॉय से मतलब क्या है? मींस जो भी लोग कार शोरूम में काम करते हैं, हम उन सभी की बात कर रहे हैं। सो वहाँ पर जो भी स्टाफ है, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, हमें उन सभी का एक डेटा रखना होगा। लाइक उन्होंने कब ज्वाइन किया, उनकी सैलरी कितनी है, ये सभी चीज़ें हमें वहाँ पर स्टोर करनी है। तो इन सभी डिटेल्स के लिए हमने बनाई है एम्प्लॉय टेबल। सो यहाँ पर ये सभी कॉलम्स हैं, जैसे एम्प आईडी मीन्स एम्प्लॉय की आईडी के लिए हमने ये कॉलम बनाया है। तो क्योंकि आईडी हर एक एम्प्लॉय के लिए अलग होने वाली है, मीन्स यूनिक होगी, इसलिए हमने एम्प आईडी को क्या बनाया है? प्राइमरी की फॉर द एम्प्लॉय रिलेशन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कॉलम है एम्प नेम, देन डीओबी मीन्स डेट ऑफ बर्थ, देन डीओजे मीन्स डेट ऑफ ज्वाइनिंग, देन डेजिग्नेशन एंड देन सैलरी। तो ये सभी यहाँ पर क्या है? ये सभी कॉलम्स हैं एम्प्लॉय टेबल के लिए। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर ये सेल टेबल में ये एरोस क्यों बने हुए हैं। मींस हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सेल टेबल ही ऐसी है जिसमें हर एक टेबल से हमने एक एरो इंडिकेट किया है। तो अब इसका क्या मतलब है? सो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है, बट आपको रिकॉल करना है। सो आई होप अभी तक आपने रिकॉल कर लिया है कि यहाँ पर हमने ये एरोस क्यों बनाए हैं। सो यहाँ पर सेल टेबल में कार आईडी एक फॉरेन की है। ऐसा क्यों है? बिकॉज यहाँ पर कार आईडी एक ऐसा कॉलम है जो दूसरे टेबल की प्राइमरी की को रेफरेंस कर रहा है। सो जब एक कॉलम दूसरी प्राइमरी की को रेफरेंस करता है तब वो होता है फॉरेन की, एंड जिस प्राइमरी की को रेफर किया जा रहा है वो दूसरी टेबल की या फिर उसी टेबल की प्राइमरी की हो सकती है। तो यहाँ पर इस तरह से जब हम रेफरेंस करते हैं, सो बेसिकली इसको हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट भी कह सकते हैं।
या फिर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर हमने कौन सा कांस्टेंट अप्लाई किया है, फॉरेन की कांस्टेंट। एंड ऐसा क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर हमने ये फॉरेन की बनाई है एंड ये किसी दूसरी प्राइमरी की को रेफर कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंश्योर करता है कि हमारा डेटा कंसिस्टेंट रहेगा। मींस अगर मेरे पास यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हम सपोज कर लेते हैं कि इन्वेंट्री टेबल में हमारे पास कार आईडी है 1, 2, ठीक है। तो अगर मेरे पास यहाँ पर 1 और 2 कार आईडी है तो सेल टेबल में जब मैं कार आईडी मेंशन करूँगी तो ऐसा तो नहीं है कि मैं 3 और 4 मेंशन कर दूँ। ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि वो वैल्यूज़ यहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं है। तो जो कार प्रेजेंट ही नहीं है उसकी सेल कैसे हो जाएगी। इस वजह से हमें यहाँ पर ये इंश्योर करना है कि यहाँ पर वही वैल्यूज़ आए जो करेक्ट हैं। एंड ये इंश्योर करने के लिए हम यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ को रेफरेंस करने वाले हैं दूसरे प्राइमरी की से, ठीक है। सो आई होप ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर है। ये जस्ट हमने एग्जाम्पल लिया है। यहाँ पर जो एक्चुअल वैल्यूज़ हैं, एक्चुअल वैल्यूज़ मतलब जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं हर एक रिलेशन के लिए वो हमें यहाँ पर गिवन है। सो हमने सेलेक्ट कमांड की हेल्प से ये सभी यहाँ पर रिकॉर्ड्स देखे हैं। सबसे पहले हमने इन्वेंट्री के लिए सभी रिकॉर्ड्स को यहाँ पर शो किया है, इसके बाद कस्टमर टेबल एंड देन सेल टेबल एंड एट लास्ट एम्प्लॉय टेबल, ठीक है। सो ये सभी आपके रेफरेंस के लिए दिए गए हैं। मींस आपको समझ में आ जाए कि यहाँ पर जो भी हम फर्दर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसका रिजल्ट किस बेसिस पर आया है। सो उसके लिए आपको पता रहना चाहिए कि हमें यहाँ पर ये रिकॉर्ड्स गिवन है। सो क्योंकि हम फंक्शन सीखने वाले हैं तो हमें ये सभी रिकॉर्ड्स गिवन है, इनकी वैल्यूज़ गिवन है, सो दैट हम उस रिजल्ट को वेरीफाई कर सकें कि हाँ ये रिजल्ट ठीक है। ओके, सो अब हम बात करने वाले हैं फंक्शंस के बारे में। सो सबसे पहले फंक्शन तब यूज़ किया जाएगा जब हमें कोई भी पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करना है एंड हमें रिटर्न में वैल्यू मिलती है। हो सकता है वैल्यू ना भी मिले या फिर एक से ज़्यादा वैल्यूज़ भी मिल सकती हैं। सो यहाँ पर जब हम बात करते हैं सीक्वल फंक्शंस की तो हमारे पास 2 कैटेगरीज हैं फंक्शंस के लिए। सबसे पहले हैं सिंगल रो फंक्शंस, मीन्स जो सिर्फ सिंगल रो पर अप्लाई किए जाएंगे। मीन्स हमारे पास सिंगल वैल्यू है, हम उसी पर फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं और हमें सिंगल वैल्यू ही रिजल्ट में मिलने वाली है। दैट इज कॉल्ड सिंगल रो फंक्शन। बट जब हम बात करते हैं एग्रीगेट फंक्शंस की तो यहाँ पर एग्रीगेट का मतलब है कि हम मल्टीपल चीज़ों की बात कर रहे हैं। सो कौन सी मल्टीपल चीज़ें, मल्टीपल रोज। तो यहाँ पर अगर हम मल्टीपल रोज पर वो फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं तो वो है एग्रीगेट फंक्शन, और अगर वो सिर्फ एक सिंगल रो पर अप्लाई किया जा रहा है तो वो है सिंगल रो फंक्शन, ठीक है। ये सिर्फ कैटेगरीज हैं, अभी जो एक्चुअल फंक्शन है वो हमें आगे डिस्कस करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं डिस्कशन सिंगल रो फंक्शंस के साथ। इन्हें हम स्केलर फंक्शंस भी कहते हैं। ये आपसे एग्जाम में इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो ये सभी चीज़ें आप याद रखा करें। जैसे सिंगल रो फंक्शन को कहते हैं स्केलर फंक्शन, एंड ये हम कब अप्लाई करते हैं। सो बेसिकली जब एक सिंगल वैल्यू है और हमें रिटर्न में भी एक सिंगल वैल्यू ही चाहिए तब हम यूज़ करते हैं सिंगल रो फंक्शन। सो जब हमें सिंगल वैल्यू पर कुछ फंक्शन अप्लाई करना है तो वो होगा सिंगल रो फंक्शन, ठीक है। तो इसके फर्दर हमने 3 कैटेगरीज बताए हैं एंड इन 3 कैटेगरीज के अंडर हम डिफरेंट फंक्शंस पढ़ने वाले हैं। सो यहाँ पर 3 कैटेगरीज हैं। सबसे पहले न्यूमेरिक मीन्स मैथ फंक्शंस, देन स्ट्रिंग फंक्शंस एंड देन डेट फंक्शंस। सो ये जो आपको यहाँ पर फिगर गिवन है इसकी हेल्प से आप इजीली याद रख सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है एंड इसकी हेल्प से आप इजीली रिकॉल भी कर पाएंगे। सो एक बार इसको क्विकली ओवरव्यू लेकर एंड फिर हम समझते हैं कि कौन कौन से फंक्शंस यहाँ पर गिवन है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं न्यूमेरिक फंक्शंस मींस मैथ फंक्शंस के बारे में। तो यहाँ पर हम न्यूमेरिक वैल्यू एक्सेप्ट करते हैं इनपुट की तरह और हमें आउटपुट में भी न्यूमेरिक वैल्यू ही रिटर्न में मिलती है। जैसे अगर हमें पावर यूज़ करना है या फिर राउंड, मॉड, ये सभी हम न्यूमेरिक फंक्शंस में बात करते हैं इनकी, बिकॉज यहाँ पर हम सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू ही इनपुट में देने वाले हैं और हमें आउटपुट में भी एक न्यूमेरिक वैल्यू ही मिलेगी, इसलिए हम इन्हें कह रहे हैं न्यूमेरिक फंक्शंस या फिर मैथ फंक्शंस। इसके बाद बात करते हैं स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में। तो देखिए स्ट्रिंग फंक्शंस ऐसे फंक्शंस हैं जो कैरेक्टर वैल्यू को इनपुट की तरह एक्सेप्ट करेंगे और फिर हमें रिटर्न में कैरेक्टर भी मिल सकता है या फिर हमें न्यूमेरिक वैल्यू भी मिल सकती है।
देन डेट एंड टाइम, यहाँ पर हम एक्सेप्ट करते हैं, मीन्स इनपुट में एक्सेप्ट करेंगे डेट एंड टाइम वैल्यू, और रिटर्न में हम न्यूमेरिक, स्ट्रिंग, डेट एंड टाइम कुछ भी दे सकते हैं जो भी हमारा फंक्शन यूज़ हुआ है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या चीज़ याद रखनी है, हमें जो भी वैल्यू गिवन है, मीन्स अगर हमें कोई डेट एंड टाइम वैल्यू गिवन है तो उसके लिए हम डेट फंक्शन यूज़ करेंगे। देन अगर हमें कोई कैरेक्टर वैल्यू गिवन है तो हम उसके लिए स्ट्रिंग फंक्शन यूज़ करेंगे। देन अगर हमें कोई न्यूमेरिक वैल्यू गिवन है तो उसके लिए न्यूमेरिक फंक्शन। बट जब हम बात करते हैं कि आउटपुट क्या मिलेगा, तो आउटपुट न्यूमेरिक फंक्शन के केस में सिर्फ न्यूमेरिक ही मिलेगा, बट स्ट्रिंग फंक्शन के केस में न्यूमेरिक या फिर कैरेक्टर कुछ भी मिल सकता है, और डेट फंक्शन के केस में न्यूमेरिक, स्ट्रिंग, डेट एंड टाइम कुछ भी मिल सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि इनपुट में हम सिर्फ वही देंगे जिस कैटेगरी को वो बिलोंग करता है, बट आउटपुट में हमें ये रिस्पेक्टिव कैटेगरीज याद रखनी है, ठीक है, जैसा मैंने अभी आपको समझाया है, ठीक है। अब हम इन फंक्शंस को डिटेल में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं मैथ फंक्शंस के बारे में। तो यहाँ पर हमें 3 फंक्शंस के बारे में गिवन है, हर एक के लिए आपको सबसे पहले फंक्शन का नेम गिवन है, फिर उसकी डिस्क्रिप्शन, मीन्स वो किस तरह से काम करता है, और फिर यहाँ पर एग्जाम्पल भी समझाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फंक्शन के साथ, दैट इज़ पावर। सो पावर को हम POW भी लिख सकते हैं। इसके बाद हमें ब्रैकेट में लिखना है x, y। तो देखिए, जब भी आपको किसी भी चीज़ की पावर कैलकुलेट करनी है, जैसे आपको कैलकुलेट करना है 2 raised to the power 3, तो यहाँ पर हमने बताया है कि हमें 2 की पावर कैलकुलेट करनी है, तो जिस चीज़ की पावर कैलकुलेट करनी है उस चीज़ को हम लिखेंगे x की जगह, और फिर जितनी पावर हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं वो पावर हम लिखेंगे y की जगह, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना होगा, पावर 2, 3, ठीक है, एंड इसको ब्रैकेट के बीच में भी एनक्लोज करेंगे। इसका मतलब है कि हमें 2 raised to the power 3 इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप POW भी लिख सकते थे, ठीक है, जैसे यहाँ पर बताया गया है। एंड यहाँ पर हमें पता है 2 raised to the power 3 का क्या आंसर होता है, 8, तो वही चीज़ हमें आउटपुट में मिल गई है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन के बारे में, दैट इज़ राउंड फंक्शन। सो राउंड फंक्शन की हेल्प से हम गिवन नंबर को राउंड ऑफ करते हैं गिवन नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस तक। मींस यहाँ पर हम इस नंबर को राउंड ऑफ करना चाहते हैं 1 डेसिमल प्लेस तक, तो हमने यहाँ पर सबसे पहले मेंशन किया है नंबर, और फिर कॉमा लगाने के बाद नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पर मेंशन करना है। और अगर आप ये कॉमा के बाद कोई वैल्यू नहीं मेंशन कर रहे हैं, मींस आप ये पोर्शन नहीं लिखते हैं जिसमें हमने नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस स्पेसिफाई किए हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पर जो राउंड ऑफ होगा वो नियरेस्ट इंटीजर तक होगा। जैसे 283.2 हमने सिर्फ यही मेंशन किया है राउंड फंक्शन में, तो यहाँ पर क्या होगा, इसको नियरेस्ट इंटीजर तक राउंड ऑफ कर दिया जाएगा। सो इसकी वैल्यू हमें मिलेगी 283, ओके। इसके बाद बात करते हैं मॉड फंक्शन की। सो ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर रिटर्न करना है। जैसे हम यहाँ पर 21 को जब 2 से डिवाइड करेंगे, सो अगर आप 21 को 2 से डिवाइड करें, मीन्स डिवीजन करिए यहाँ पर सबसे पहले, तो जब आप डिवाइड करेंगे तो 2 × 10 = 20, राइट। एंड इसके बाद जो रिमाइंडर मिलेगा वो कितना रहेगा, 1। तो यहाँ पर हम रिमाइंडर रिजल्ट में देने वाले हैं, मीन्स हमने डिवाइड तो किया है बट हम यहाँ पर रिजल्ट में क्या देंगे, रिजल्ट में हम देंगे रिमाइंडर, तो रिमाइंडर है 1। तो जब हमें रिमाइंडर रिजल्ट में चाहिए तब हम यूज़ करते हैं मॉड, ठीक है। तो यहाँ पर मॉड के बाद सबसे पहले वो नंबर लिखेंगे जिसे डिवाइड करना है, और फिर कॉमा लगाने के बाद जिससे डिवाइड करना है, ठीक है, और फिर रिजल्ट में हमें क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर, ठीक है। तो यहाँ पर आउटपुट में मिल गया है 1, ठीक है। जब हम टेबल के अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो हम यूज़ करते हैं स्ट्रिंग फंक्शंस। जैसे अगर हमें किसी स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करना है तब हम यूज़ करते हैं अपर या फिर यू केस फंक्शन। सो यहाँ पर अपर केस का मतलब है कि हमें कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट करना है। जैसे यहाँ पर जो भी स्ट्रिंग हमें गिवन होगी वो स्मॉल में है, कैपिटल में है, वो मैटर नहीं करता है, बट हमें यहाँ पर ये देखना है कि कौन सा फंक्शन यूज़ किया गया है। तो फंक्शन कौन सा है, यू केस, इसका क्या मतलब होता है, अपर केस। तो हमें यहाँ पर अपर केस में चेंज करना है, तो ये पूरी वैल्यू हमें यहाँ पर आउटपुट में अपर केस में मीन्स कैपिटल लेटर्स में मिल जाएगी।
इसके बाद बात करते हैं लोअर केस की। सो अगर हमें लोअर केस में चेंज करना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं लोअर या फिर एल केस। तो यहाँ पर ये पूरी स्ट्रिंग जो हमें यहाँ पर गिवन है ये चेंज हो जाएगी स्मॉल लेटर्स में, ठीक है। एंड यहाँ पर आप यू केस की जगह अपर यूज़ कर सकते हैं और लोअर की जगह एल केस भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सब स्ट्रिंग फंक्शन के बारे में। सो यहाँ पर अगर आपको एक स्पेसिफिक स्ट्रिंग फाइंड करनी है जो एक स्पेसिफिक पोजीशन और स्पेसिफिक साइज़ की है, सो आप उसे यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। कैसे स्पेसिफाई करना है, जैसे सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है सब स्ट्रिंग फंक्शन की जगह आप मेड या फिर सब str भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों एक ही काम करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमें तीन चीज़ें गिवन है। सबसे पहले स्ट्रिंग मीन्स हम जिस स्ट्रिंग पर ये फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं वो स्ट्रिंग आपको यहाँ पर मेंशन करनी है, ठीक है। हमने यहाँ पर मेंशन कर दी है। इसके बाद कॉमा लगाना है। अब सबसे पहले लिखनी है पोजीशन। पोजीशन का मतलब क्या है, हम यहाँ पर बता रहे हैं कि वो सब स्ट्रिंग जो हम इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में से निकालना चाहते हैं, आउटपुट में देखना चाहते हैं, वो कौन सी पोजीशन पर है। तो पोजीशन हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कॉमा लगाने के बाद हम लिखते हैं साइज़। किस चीज़ का साइज़, यहाँ पर हम इस सब स्ट्रिंग का साइज़ लिख रहे हैं। मीन्स हमने यहाँ पर ये बताया है कि 1 2 3 मीन्स 3 कहाँ पर आएगा, F पर आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमें F से लेकर और कितने साइज़ तक चाहिए, ये सब स्ट्रिंग 4। तो हम यहाँ पर काउंट करेंगे 1 2 3 4 तो M तक। तो इसका मतलब है FORM, ये हमें सब स्ट्रिंग की फॉर्म में यहाँ पर आंसर में मिल जाएगा, ठीक है। तो जब भी हम ये फंक्शन यूज़ करते हैं सब स्ट्रिंग, मेड या फिर सब str, तो इसमें सबसे पहले आपको वो स्ट्रिंग मेंशन करनी है जिसके ऊपर हम ये फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं। कॉमा लगाने के बाद आपको बतानी है उसकी पोजीशन। पोजीशन मीन्स वो इस स्ट्रिंग में कहाँ पर प्रेजेंट है। तो आपको काउंट करना है 1 2 3 इस तरह से, और फिर आपको उसकी पोजीशन बतानी है। फिर इसके बाद कॉमा लगाने के बाद आपको उसका साइज़ भी बताना है। साइज़ मतलब वो आपको कितनी बड़ी सब स्ट्रिंग चाहिए। सो यहाँ पर हमने बताया 4, तो हम जब इसे काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो ये जो सब स्ट्रिंग हमें मिली है हम यही आंसर में लिखेंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पर n स्पेसिफाई नहीं करते हैं, मीन्स हमने यहाँ पर सिर्फ स्ट्रिंग बताई है और उसकी पोजीशन बताई है, बट हमने यहाँ पर साइज स्पेसिफाई नहीं किया, तो इस केस में एंड ऑफ द स्ट्रिंग तक हमें उस सब स्ट्रिंग को रिजल्ट में देना है। मीन्स यहाँ पर अगर हमें पोजीशन गिवन है 7, तो सबसे पहले हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो ए से हमें स्टार्ट करना है, बट कहाँ तक जाना है, क्योंकि यहाँ पर साइज गिवन नहीं है इसलिए हम एंड ऑफ द स्ट्रिंग तक जाएंगे, ठीक है। तो हमें आंसर में क्या मिलेगा, ATICS मीन्स यहाँ से लेकर और पूरा एंड ऑफ द स्ट्रिंग तक हमने रिजल्ट में सब स्ट्रिंग प्रोवाइड की है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है लेंथ फंक्शन। ये हम तब यूज़ करते हैं जब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रिटर्न करने हैं, मींस उस स्ट्रिंग में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं। जैसे हमें यहाँ पर देखना है इन्फॉर्मेटिक्स, इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं। सो इसके लिए हमने लेंथ फंक्शन अप्लाई किया है। सो इसमें 11 कैरेक्टर्स हैं, ओके। इसके बाद बात करते हैं लेफ़्ट फंक्शन के बारे में। तो अगर हमें ये बताना है कि स्पेसिफिकली जो हमने इंडेक्स मेंशन किया, जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, हमने लिखा है सेलेक्ट लेफ़्ट, फिर ब्रैकेट में हमने सबसे पहले स्ट्रिंग प्रोवाइड की कंप्यूटर, एंड फिर कॉमा के बाद हमने लिखा है 4। इसका क्या मतलब है कि हमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बताने हैं फ्रॉम द लेफ्ट, मतलब हम यहाँ पर इतने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स लेफ्ट से बताएंगे। सो अगर हमने लिखा है 4 तो हम लेफ्ट से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। तो ये कहाँ तक आएगा, P तक। सो COMP, ठीक है। इसी तरह से अगर हमने मेंशन किया राइट, सो राइट के केस में क्या होगा, यहाँ पर देख सकते हैं हम लिख रहे हैं साइंस, ये हमारे पास स्ट्रिंग है, तो हम कहाँ से काउंट करेंगे, राइट से काउंट करेंगे। तो 1 2 3, तो यहाँ पर जो सब स्ट्रिंग हमें यहाँ पर लिखनी है वो क्या होगी, NCE, ठीक है। तो ये हमें मिली है क्योंकि हमने राइट से काउंट किया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है। सो यहाँ पर हमें सबसे पहले एक स्ट्रिंग गिवन होगी एंड इसमें हमें चेक करना है कि गिवन सब स्ट्रिंग कौन सी पोजीशन पर प्रेजेंट है। इसके लिए हम यूज़ करते हैं InStr फंक्शन। सो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे InStr मीन्स फंक्शन का नेम, फिर ब्रैकेट में सबसे पहले कोट्स में आपको मेंशन करनी है वो स्ट्रिंग जिसमें आप फाइंड करने वाले हैं।
कॉमा लगाने के बाद आपको वो स्ट्रिंग मेंशन करनी है कोट्स में जो आप फाइंड करना चाहते हैं। मींस आपको ये देखना है कि ये सब स्ट्रिंग इस स्ट्रिंग में कहाँ पर प्रेजेंट है, आपको वो पोजीशन चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6, तो ये 6th पोजीशन पर प्रेजेंट है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है 6। ठीक है, तो हमें पोजीशन मिल जाती है इन str फंक्शन की हेल्प से। अब सबसे पहले नेक्स्ट फंक्शंस को समझने के लिए हम समझने वाले हैं वाइट स्पेस कैरेक्टर्स के बारे में। तो देखिए, हमने यहाँ पर ये स्ट्रिंग लिखी है, यहाँ पर लिखा है मैडम। सो मैडम से पहले भी यहाँ पर स्पेस कैरेक्टर्स हैं और इसके बाद भी स्पेस कैरेक्टर्स हैं। सो जब हम स्ट्रिंग में स्पेस देते हैं तो उसी को हम कहते हैं वाइट स्पेस कैरेक्टर्स। अगर ये वाइट स्पेस कैरेक्टर्स स्ट्रिंग के पहले गिवन है, मीन्स जो हमने कैरेक्टर्स लिखे हैं एक्चुअल में वहाँ पर कोई लेटर प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पर हमने M से स्टार्ट किया है बट इससे पहले हमने ब्लैंक स्पेस तो दिया है। सो उसी ब्लैंक स्पेस को हम क्या कहेंगे, जो पहले गिवन है दैट इज लीडिंग वाइट स्पेस कैरेक्टर। ठीक है, और अगर वो बाद में गिवन है, मींस हमने ये पूरा लिख दिया है और फिर इसके बाद भी हमने स्पेस प्रोवाइड किया है, तो ये क्या है, ये है ट्रेलिंग वाइट स्पेस कैरेक्टर। ठीक है, सो अगर आपको ये दोनों ही वाइट स्पेस कैरेक्टर्स रिमूव करने हैं, सो इसके लिए आप यूज़ करते हैं ट्रिम फंक्शन। और अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर साइड के रिमूव करने हैं, जैसे सिर्फ लेफ्ट साइड के रिमूव करने हैं या फिर सिर्फ राइट साइड के रिमूव करने हैं, तो आप उसके लिए L या R यूज़ करते हैं। अगर लेफ्ट साइड के तो L ट्रिम और अगर राइट साइड के तो R ट्रिम। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें, सो इस एग्जाम्पल में हमें दोनों साइड के वाइट स्पेस कैरेक्टर्स को रिमूव करना है। सो यहाँ पर सबसे पहले हमने लिखा है, हमने इसकी लेंथ देखी है। सो इसकी लेंथ हम किस तरह से काउंट करेंगे, क्योंकि ये वाइट स्पेस कैरेक्टर्स काउंट होंगे, इसकी वजह से यहाँ पर ये जो 2 स्पेस हमने यहाँ पर दिए हैं ये काउंट होंगे। सो यहाँ पर अगर आप ये काउंट करेंगे वाइट स्पेस कैरेक्टर्स को इंक्लूड करते हुए, तो इसकी लेंथ आपको कितनी मिलेगी स्ट्रिंग की, दैट इज़ 9। बट जब हम इस पर ट्रिम फंक्शन अप्लाई करेंगे, मींस यहाँ पर हमने इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग पर जो हमें यहाँ पर गिवन है, हमने इस पर ट्रिम फंक्शन अप्लाई किया, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर जो वाइट स्पेस कैरेक्टर्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे। सो वाइट स्पेस कैरेक्टर्स रिमूव होने के बाद जब हमने उस पर लेंथ मेथड अप्लाई किया, लेंथ फंक्शन अप्लाई किया, तो हमें आंसर में क्या मिलेगा, दैट इज़ 5। सो यहाँ पर हमें 5 क्यों मिला है, बिकॉज जो वाइट स्पेस कैरेक्टर्स थे वो रिमूव हो चुके हैं, पहले भी 2 थे बाद में भी 2 थे। सो मीन्स यहाँ पर 4 वाइट स्पेस कैरेक्टर्स रिमूव हो चुके हैं, जिसकी वजह से हमें लेंथ मिली है 5। ठीक है, इसके पहले हमें L ट्रिम और R ट्रिम के एग्जांपल्स भी गिवन है। सो L ट्रिम के केस में सिर्फ हम लेफ्ट साइड पर जो प्रेजेंट है वो वाइट स्पेस कैरेक्टर्स को रिमूव करेंगे, एंड R ट्रिम के केस में जो राइट साइड पर प्रेजेंट है हम सिर्फ उन्हीं कैरेक्टर्स को, वाइट स्पेस कैरेक्टर्स को रिमूव करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं डेट फंक्शंस के बारे में। सो सबसे पहले अगर हमें करंट सिस्टम का डेट और टाइम चेक करना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं नाउ फंक्शन। इसकी हेल्प से हमें करंट सिस्टम में डेट और टाइम दिख जाएगा। सो यहाँ पर हम क्योंकि इस चीज़ को डिस्प्ले करना चाहते हैं आउटपुट में, सो हमने यूज़ किया है सेलेक्ट क्लॉज। इसके बाद हमने यहाँ पर फंक्शन यूज़ किया है। सो इस फंक्शन में आपको सिंपली लिखना है नाउ और फिर उसके बाद ब्रैकेट्स, फिर सेमीकोलन लगाएंगे। सो यहाँ पर आपको आउटपुट में डेट और टाइम मिल जाएंगे। इसके बाद अगर आपको एक गिवन एक्सप्रेशन में सिर्फ डेट पार्ट चाहिए, मींस आपको रिजल्ट में सिर्फ डेट देखनी है, तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं डेट फंक्शन। यहाँ पर आप सबसे पहले लिखेंगे सेलेक्ट, बिकॉज हमें वो चीज़ रिजल्ट में शो करनी है, इसलिए यहाँ पर हमने हर एक क्वेरी में सेलेक्ट लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा मेन फोकस है कि हम फंक्शन को किस तरह से यूज़ करें। सो ये फंक्शन हमने किस चीज़ पर अप्लाई किया है, ये हमने नाउ फंक्शन पर अप्लाई किया है। और ऐसा क्यों किया है, क्योंकि इस एक्सप्रेशन में, ये जो हमें एक्सप्रेशन मिला है, इस एक्सप्रेशन में डेट भी है और टाइम भी है, बट हमें सिर्फ डेट की रिक्वायरमेंट है, इसलिए हमने यहाँ पर डेट फंक्शन यूज़ किया है। सो हमें यहाँ पर सिर्फ डेट वैल्यू आंसर में मिलेगी। इसके बाद मंथ, मीन्स अगर हमें एक पर्टिकुलर डेट दी जाए और उसमें हमें सिर्फ मंथ की रिक्वायरमेंट है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले मंथ और फिर यहाँ पर ब्रैकेट में वो वैल्यू लिखनी है जिसमें से हमें मंथ चाहिए। तो यहाँ पर जो हमें करंट सिस्टम डेट एंड टाइम मिला था उसमें से हमें मंथ चाहिए, तो वही चीज़ हमें यहाँ पर मिल गई है।
फिर अभी क्योंकि यहाँ पर जो हमें शो हुआ था, ये फॉर्मेट आप देख सकते हैं, ये नंबर की फॉर्मेट में हमें मिला है, न्यूमेरिक फॉर्म में। बट अगर हम इस चीज़ का नेम देखना चाहते हैं, मीन्स हम मंथ का नेम देखना चाहते हैं, इसके लिए हम मंथ नेम फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। सो अगर आपको मंथ नेम देखना है तो आप यहाँ पर लिखेंगे मंथ नेम, फिर ब्रैकेट में आप उस डेट को लिख देंगे, एंड डेट को लिखने के लिए आप कोट्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हमने ये डेट मेंशन की है एंड हमें इसमें से मंथ का नेम चाहिए, तो ये न्यूमेरिक फॉर्म में लिखा हुआ है 11। सो 11 क्या होता है, नवंबर होता है, तो वही चीज़ हमें आउटपुट में मिल जाएगी। ओके, देन अगर हमें गिवन डेट में से ईयर एक्सट्रैक्ट करना है, मींस हमें सिर्फ ईयर की रिक्वायरमेंट है, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ईयर फंक्शन। ईयर के बाद ब्रैकेट में डबल कोट्स में हमने यहाँ पर डेट प्रोवाइड की है। सो जो हमें डेट गिवन है उसमें सिर्फ ईयर हमें रिजल्ट में देखना है, इसके लिए हमने यूज़ किया है ईयर फंक्शन। इसके बाद अगर आपको सिर्फ डे देखना है तो डे के लिए डे फंक्शन यूज़ करेंगे, एंड अगेन वही फॉर्मेट, आप यहाँ पर डबल कोट्स में डेट लिखेंगे ब्रैकेट्स के अंदर। इसके बाद अगर आपको डे का नेम देखना है, नेम मतलब यहाँ पर हमने जो डेट लिखी है, ये पर्टिकुलर डेट क्या इंडिकेट कर रही है, ईयर, मंथ और उसका डे, बट यहाँ पर उस डे का नेम नहीं दिखाया गया, मंडे, ट्यूसडे। सो ये चीज़ अगर आपको देखनी है तो आप उसके लिए यूज़ करेंगे डे नेम। तो यहाँ पर हमने ये लिखा है, एंड इसके अकॉर्डिंग जो हमें एक्चुअल डे का नेम होगा वो हमें आउटपुट में मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं एग्रीगेट फंक्शंस के बारे में। सबसे शुरू में जब हमने फंक्शंस इन सीक्वल के बारे में डिस्कस किया, तब मैंने आपको बताया था कि दो टाइप के फंक्शंस होंगे, सिंगल एंड मल्टीपल रो। सिंगल रो फंक्शंस वो हैं जो एक टाइम पर एक ही रो पर ऑपरेट करते हैं, बट मल्टीपल रो फंक्शन या फिर जिसे हम एग्रीगेट फंक्शंस भी कहते हैं, ऐसे फंक्शंस एक टाइम पर ग्रुप ऑफ रोज मीन्स मल्टीपल रोज पर ऑपरेट करते हैं। अगर हम सिंगल रो फंक्शन की बात करें तो ये एक रो के लिए एक ही रिजल्ट देंगे, बट मल्टीपल रो फंक्शन ग्रुप ऑफ रोज मींस मल्टीपल रोज के लिए एक रिजल्ट देते हैं, ठीक है। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि हम सिंगल रो की बात कर रहे हैं तब भी हमें एक ही रिजल्ट मिला, मल्टीपल रो की बात कर रहे हैं तब भी एक ही रिजल्ट मिला। बट डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि सिंगल रो में हमने एक ही रो पर ये फंक्शन अप्लाई किया है, बट मल्टीपल रो में हमने ग्रुप ऑफ रोज मींस मल्टीपल रोज पर अप्लाई किया, तब हमें एक रिजल्ट मिला, ठीक है। हम किस चीज़ पर अप्लाई कर रहे हैं ये मैटर करता है, ठीक है। इसके बाद सिंगल रो फंक्शन ये हम सेलेक्ट, वेयर, ऑर्डर बाय क्लॉज के साथ यूज़ कर सकते हैं, मींस इन सभी के साथ यूज़ कर सकते हैं, बट मल्टीपल रो फंक्शन ये सिर्फ सेलेक्ट क्लॉज में ही यूज़ किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एग्जाम्पल्स गिवन है, मैथ, स्ट्रिंग, डेट फंक्शन, ये सभी एग्जाम्पल हैं सिंगल रो फंक्शंस के, मींस जो एक टाइम पर एक ही रो पर अप्लाई किए जाएंगे, ऑपरेट किए जाएंगे। और फिर मल्टीपल रो फंक्शंस के एग्जाम्पल हैं एग्रीगेट फंक्शंस के एग्जाम्पल्स, मैक्स, मिन, एवरेज, सम, काउंट। यहाँ पर ये सभी एग्जाम्पल्स हैं एग्रीगेट फंक्शंस के। एग्रीगेट फंक्शन का मतलब है कि हम सिर्फ एक रो नहीं मल्टीपल रोज पर ये फंक्शन अप्लाई करेंगे और हमें रिटर्न में सिंगल वैल्यू मिलती है, ओके। अब बात करते हैं कुछ एग्रीगेट फंक्शंस की। सबसे पहले मैक्स, अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए मींस गिवन सेट ऑफ वैल्यूज़ में से आपको सबसे लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी है, उसके लिए आप यूज़ करेंगे मैक्सिमम। मैक्सिमम को डिनोट करते हैं मैक्स एग्रीगेट फंक्शन से। यहाँ पर आप लिखेंगे मैक्स, उसके बाद ब्रैकेट में लिखेंगे कॉलम का नेम। अब यहाँ पर कॉलम का नेम हमने लिखा है तो हमें ये भी बताना होगा कि ये कॉलम कौन सी टेबल से आ रहा है, इसलिए ये ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आपको फ्रॉम के बाद टेबल का नेम भी लिखना है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें मिन, मीन्स जब हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो अगर हमें सेट ऑफ वैल्यूज़ में से स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए, सबसे कम वैल्यू चाहिए, तब हम यूज़ करते हैं मिन। यहाँ पर अगेन हमने प्राइस कॉलम पर मिन एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई किया है, तो प्राइस कॉलम में जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सभी, उन सभी में से जो भी सबसे कम वैल्यू होगी, जो भी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, वो हमें आंसर में मिल जाएगी। इसके बाद अगर आपको एवरेज कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं AVG, एंड यहाँ पर एवरेज कैलकुलेट होता है। देन कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पर एक और कन्फ्यूजन होती है कि एवरेज होता क्या है, कई बार आप कंफ्यूज भी हो जाते हैं। सिंपली आपको एक कॉलम में जितनी भी वैल्यूज़ गिवन हैं उन सभी वैल्यूज़ को सबसे पहले ऐड करना है और फिर नंबर ऑफ़ वैल्यूज से डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पर
यहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम सेल प्राइस पर अगर एवरेज फंक्शन को अप्लाई करें तो यहाँ पर अगर आपको एवरेज कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, आप यहाँ पर इन सभी को सबसे पहले ऐड करेंगे, फिर ये कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 वैल्यूज़ हैं, तो आप इन सभी के सम करने के बाद इसको 6 से डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा एवरेज। ओके, देन बात करते हैं सम फंक्शन के बारे में। सम के लिए आप सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सम और फिर ब्रैकेट में उस कॉलम का नेम लिखेंगे जिसका आपको सम करना है, मीन्स उसकी सभी वैल्यूज़ का एडिशन करना है। देन नेक्स्ट है काउंट फंक्शन। जब हमें एक टेबल में प्रेजेंट नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को काउंट करना है तब हम यूज़ करते हैं काउंट फंक्शन। यहाँ पर अगर हमने लिखा है काउंट स्टार, मीन्स ब्रैकेट में हमने ये एस्टेरिस्क सिंबल यूज़ किया है जिसे स्टार भी कहते हैं। यहाँ पर हमने ये क्यों यूज़ किया है, हम ये इंडिकेट करना चाहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स यहाँ पर काउंट करने हैं। ये टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हमें यहाँ पर शो हो जाएंगे। बट अगर हम यूज़ करें काउंट और फिर ब्रैकेट में हम स्टार यूज़ ना करें, हम यहाँ पर कॉलम का नेम लिखें, तो उस केस में क्या होगा, सिर्फ नंबर ऑफ वैल्यूज़ काउंट होंगी जो एक्चुअल में है, मतलब नल वैल्यूज़ यहाँ पर काउंट नहीं होती हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हमें एक क्वेरी गिवन है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मैनेजर। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, जब हम सेलेक्ट के साथ इस तरह से स्टार लगाते हैं, एस्टेरिस्क सिंबल लगाते हैं, इसका मतलब है कि हमें यहाँ पर सभी वैल्यूज़ देखनी है। यहाँ पर हमें सभी वैल्यूज़ मिल गई हैं, मीन्स सभी रिकॉर्ड्स मिल गए हैं। बट अब आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो एक नल वैल्यू भी है, राइट। अगर हम इस चीज़ पर काउंट अप्लाई करें, मीन्स हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने सिर्फ इस पर्टिकुलर कॉलम पर काउंट फंक्शन अप्लाई किया है, जैसा कि यहाँ पर गिवन है। इस पर्टिकुलर कॉलम पर काउंट फंक्शन अप्लाई करने से जो नल वैल्यू है वो काउंट नहीं हुई, राइट। यहाँ पर हमने नल वैल्यू को काउंट नहीं किया, तो हमें क्या आंसर मिला 1 2 3। तो जितनी एक्चुअल वैल्यूज़ हैं सिर्फ वही हमें मिली, एंड जो नल वैल्यू थी उसको काउंट नहीं किया गया, ठीक है। बट अगर हम बात करते हैं काउंट स्टार की, तो इसके केस में जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं वो काउंट किए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर हमें ये आंसर मिला था, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रुप बाय क्लॉज के बारे में। अगर आपको एक स्पेसिफिक कॉलम में सेम वैल्यूज़ के बेसिस पर डिफरेंट रोज़ को एक साथ ग्रुप करना है, तब आप यूज़ करते हैं ग्रुप बाय क्लॉज। इस चीज़ का क्या मतलब है, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं कस्टमर आईडी कॉलम की, यहाँ पर आप देख सकते हैं C0001, ये वैल्यू यहाँ पर 2 टाइम्स प्रेजेंट है, राइट। अगर हम चाहें तो इस चीज़ का एक ग्रुप बना सकते हैं जहाँ पर उस ग्रुप में हम 2 रिकॉर्ड्स को एक साथ रखने वाले हैं। ग्रुप हमने किस चीज़ का बनाया, रोज़ का बनाया, बट किस बेसिस पर बनाया कि एक कॉलम में उनकी सेम वैल्यूज़ हैं। इस चीज़ को कहते हैं ग्रुपिंग। अगर हमें ग्रुपिंग करनी है तो हम यूज़ करते हैं ग्रुप बाय क्लॉज, एंड इसके लिए हम एग्रीगेट फंक्शंस का यूज़ करते हैं, जैसे काउंट, मैक्स, मिन, एवरेज, सम, ये सभी हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। एंड साथ ही अगर हमें कोई स्पेसिफिक कंडीशन लगानी है इस ग्रुप पर, तो ग्रुप पर कंडीशन लगाने के लिए हम यूज़ करते हैं हैविंग क्लॉज। एंड ये चीज़ आपको याद रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना है। जब हम बात करेंगे ग्रुप बाय क्लॉज पर, मीन्स जो हमने ग्रुप बनाया है उस पर कंडीशन अप्लाई करने के लिए, तब हम हैविंग क्लॉज यूज़ करेंगे। बट जब हमें सेलेक्ट के साथ कंडीशन प्रोवाइड करनी है तो हम वेयर क्लॉज यूज़ करते हैं, ठीक है। ये सिंपली आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, सेलेक्ट के साथ वेयर यूज़ किया जाता है और ग्रुप के साथ हैविंग यूज़ किया जाता है, ओके। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने वाले हैं। सबसे पहले इस एग्जाम्पल के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। डिस्प्ले द नंबर ऑफ कार्ड्स परचेज्ड बाय ईच कस्टमर फ्रॉम सेल टेबल। सबसे पहले हमें यहाँ पर टेबल का नेम गिवन है सेल। इसके बाद यहाँ पर हमें क्या डिस्प्ले करना है, नंबर ऑफ कार्ड्स। मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर हम किसी चीज़ के नंबर को काउंट करेंगे, लाइक हमने बोला था नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को काउंट करना है तो हम काउंट स्टार यूज़ कर रहे हैं, राइट। हमें यहाँ पर नंबर ऑफ कार्ड्स काउंट करनी है, मीन्स हमें नंबर ऑफ कार्ड्स डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे काउंट एग्रीगेट फंक्शन, ठीक है। परचेज्ड बाय ईच कस्टमर फ्रॉम सेल टेबल, तो अब हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ईच कस्टमर का मतलब क्या है कि हम यहाँ पर हर एक कस्टमर आईडी के अकॉर्डिंग इस चीज़ को ग्रुप करने वाले हैं। इस चीज़ को कैसे ग्रुप किया है, इस चीज़ को समझते हैं। देखिए यहाँ पर हम अगर एक बार सेल टेबल को देखते हैं, ये हमें सेल टेबल गिवन है। इसमें आप ये देखें कि हर एक कस्टमर ने
कितनी कार्स खरीदी हैं। सो आप ये देख सकते हैं कस्टमर की आईडी है C0001 और अगेन कस्टमर की आईडी है C0001, बट इसी कस्टमर ने दो अलग अलग कार्स खरीदी हैं D002 और D001। इसका मतलब है कि एक ही कस्टमर है, बिकॉज कस्टमर आईडी एक ही है तो एक ही कस्टमर है, बट उसने अलग अलग कार्स परचेज की हैं। सो यही चीज़ हम अभी कह रहे थे जब हमने ग्रुप बाय क्लॉज की बात की कि हमें रिकॉर्ड्स को ग्रुप करना है, मींस रोज को एक साथ ग्रुप करना है। किस बेसिस पर? जब उनके एक पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू सेम होगी। सो यहाँ पर हमने देखा कि एक ही कस्टमर आईडी के साथ दो कार्ड्स को परचेज किया गया है, तो इस चीज़ को पहले हमने काउंट किया। काउंट क्यों किया? क्योंकि हमें ये देखना है कि यहाँ पर कितनी कार्ड्स परचेज की गई हैं, ठीक है। इस चीज़ के लिए हमने काउंट किया, बट फिर उस काउंट को हम ग्रुप करेंगे। अब ग्रुप कैसे करना है? ग्रुप करना है हमें कस्टमर आईडी के बेसिस पर, मींस जहाँ पर C0001 है वो सभी चीज़ें आप एक साथ ग्रुप कर दें। तो यहाँ पर इस रिकॉर्ड को और इस रिकॉर्ड को एक साथ ग्रुप करके मुझे दिखाया गया है कि इसके काउंट का रिजल्ट है यहाँ पर 2, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमें C0001 कस्टमर के लिए 2 कार्स गिवन है, मींस ये 2 कार्स इस कस्टमर ने परचेज की हैं, ठीक है। इसी तरह से C0002, अगर हम यहाँ पर दोबारा देखें C0002 दोबारा से 2 बार प्रेजेंट है, राइट। सो यहाँ पर इन्होंने भी 2 कार्स खरीदी हैं। सो इसका मतलब है कि ये सेम कस्टमर है बट इसने भी 2 कार्स खरीदी हैं, तो अगेन हम इसे ग्रुप कर देंगे, ठीक है। तो ग्रुपिंग कब यूज़ की जा रही है? जब हमने वहाँ पर एक एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई किया है और उस एग्रीगेट फंक्शन में हम ये ग्रुपिंग करना चाहते हैं। किस बेसिस पर? कि एक कॉलम में सेम वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कस्टमर आईडी के बेसिस पर ये ग्रुपिंग कर रहे हैं, एंड इस ग्रुपिंग को हमने किस चीज़ पर किया है? हमने एग्रीगेट फंक्शन पर ये ग्रुपिंग की है, ठीक है। सो यहाँ पर ये रिजल्ट हमें मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर second question, display the customer ID and number of cars purchased if the customer purchased more than 1 car from sale table। तो देखिए यहाँ पर select clause के बाद हम सबसे पहले एक कॉलम नेम मेंशन करेंगे, कस्टमर आईडी। इसके बाद क्योंकि नंबर ऑफ कार्ड्स भी काउंट करनी है तो इसके लिए हम काउंट फंक्शन यूज़ करेंगे। सभी रिकॉर्ड्स को काउंट करेंगे तो हमें नंबर ऑफ कार्ड्स पता चल जाएंगी। एंड देन फ्रॉम सेल, हमें सेल टेबल से ये डेटा लेना है। फिर हमने ग्रुपिंग की है। ग्रुपिंग क्यों की है? क्योंकि यहाँ पर जितने कस्टमर्स ने कार्स परचेज़ की हैं, हम यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि C0001 ने अगर 2 कार्स खरीदी हैं तो हम उन दोनों रिकॉर्ड्स को एक साथ ग्रुप करना चाहते हैं, इसलिए हमें यहाँ पर ग्रुप बाय अप्लाई करना होगा, ठीक है। सो हमने ये ग्रुप बाय अप्लाई किया है। एंड यहाँ पर अब हम कंडीशन किस चीज़ पर लगाना चाहते हैं? इस ग्रुप पर कंडीशन लगाना चाहते हैं। मींस जो हमारा ये प्रीवियस क्वेश्चन था जो अभी हमने अटेम्प्ट किया, इसमें आप देख सकते हैं कि हमें 2 टाइप की वैल्यूज़ गिवन है, 2, 2, 1, 1। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो फर्स्ट कस्टमर है, सेकेंड कस्टमर है, इन दोनों के पास 2 कार्स हैं, बट जो थर्ड और फोर्थ कस्टमर है उन दोनों के पास 1 कार है। तो यही चीज़, इसी चीज़ पर तो हमें कंडीशन लगानी है, बट ये एक्चुअल में है क्या? ये है ग्रुपिंग, राइट। जो हमने ग्रुप बनाया है, तो मैंने क्या बताया था, जब आपको ग्रुप पर कंडीशन लगानी है तब आप यूज़ करते हैं हैविंग क्लॉज। तो क्योंकि ये कंडीशन ग्रुप पर लगने वाली है इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है हैविंग। और फिर कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि ये जो आपने काउंट किया है ये काउंट 1 से ज़्यादा होना चाहिए। तो जहाँ पे 1 से ज़्यादा है सिर्फ वही चीज़ें आप डिस्प्ले करेंगे। तो 1 से ज़्यादा जो भी वैल्यूज़ यहाँ पर हैं वो हमें यहाँ पर मिल गई हैं। तो यहाँ पर हम जो क्वेरी देख रहे थे, हमें जो एक्चुअल में रिजल्ट चाहिए था, इफ़ द कस्टमर परचेज्ड मोर देन 1 कार फ्रॉम सेल टेबल, वो हमें यहाँ पर मिल गया है। सिर्फ वही कस्टमर्स यहाँ पर दिखाए गए हैं जिन्होंने 1 से ज़्यादा कार परचेज की हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक ऑपरेशंस और रिलेशंस के बारे में। सो यहाँ पर हम 3 ऑपरेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड सेट डिफरेंस। तो देखिए सबसे पहली बात, इन सभी को बाइनरी ऑपरेशंस कहते हैं। बाइनरी क्यों कहते हैं? बिकॉज ये 2 टेबल्स के ऊपर वर्क करते हैं। सो यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखनी है, ये ऑपरेशन तभी अप्लाई किए जा सकते हैं दोनों टेबल्स पर जब दोनों टेबल्स में सेम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हो और हर एक करेस्पॉन्डिंग एट्रीब्यूट में सेम डोमेन हो। सिर्फ तभी आप ये ऑपरेशन उन दोनों टेबल्स पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब ये दोनों टेबल्स हमें हेल्प करेंगी ये ऑपरेशन समझने में। सो सबसे पहले ये डांस टेबल है, ये म्यूज़िक टेबल है। मींस यहाँ पर बताया गया है कि ये सभी स्टूडेंट्स डांस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये सभी स्टूडेंट्स म्यूज़िक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पर
डांस टेबल में आस्था, माहिरा, मोहित, संजय ये सभी प्रेजेंट हैं। म्यूजिक टेबल में महक, माहिरा, लावण्या, संजय, अभय ये सभी प्रेजेंट हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि कॉमन कौन कौन से हैं, मींस ऐसे स्टूडेंट्स जो दोनों में हैं, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर माहिरा और संजय ये दोनों कॉमन है। माहिरा 6A को बिलोंग करती है, यहाँ पर भी माहिरा 6A को बिलोंग करती है। देन संजय ये 7A को बिलोंग करता है और यहाँ पर भी संजय 7A को बिलोंग करता है। तो ये तो हमने सिर्फ कॉमन बताया, बट अगर हम ये बताना चाहते हैं कि मुझे ऐसे स्टूडेंट्स की लिस्ट चाहिए जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब कोई भी इवेंट हो, डांस हो, म्यूजिक हो, बट वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मुझे उनकी लिस्ट चाहिए, तो आप यहाँ पर मुझे माहिरा और संजय को सिर्फ एक ही बार काउंट करके बताएंगे या फिर 2 बार काउंट करके बताएंगे? आप यहाँ पर 1 बार काउंट करके बताएंगे, क्योंकि मैंने ये नहीं कहा है कि स्पेसिफिकली डांस या स्पेसिफिकली म्यूजिक, मैंने आपको कहा है कि किसी भी इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम कॉम्बिनेशन करना चाहते हैं सिर्फ ऐसे स्टूडेंट्स का जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो ये कॉम्बिनेशन कैसे होगा? जब हम यूनियन करेंगे। तो यूनियन से क्या मतलब है? यूनियन का मतलब है कि हम 2 टेबल से डेटा लेंगे और उसको कंबाइन कर देंगे। सो यहाँ पर जो डेटा अलग अलग है, मतलब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ म्यूजिक में ही हैं, डांस में नहीं हैं। देन कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ डांस में हैं, म्यूजिक में नहीं हैं। बट कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो दोनों में हैं। तो ये जो दोनों में हैं, क्या हम इन्हें 2 बार शो करेंगे? नहीं, हम इन्हें 2 बार शो नहीं करेंगे, हम इन्हें एक ही बार शो करेंगे। ठीक है, तो हम ये सभी चीज़ें शो करेंगे जो सिर्फ म्यूजिक में है, जो सिर्फ डांस में है, और जो दोनों में है उन सभी को सिर्फ एक बार शो करेंगे। ठीक है, तो ये जो हमें रिजल्ट मिला है, ये क्या है? ये यूनियन है। ठीक है, तो जिस तरह से आप मैथ्स में सेट्स सीखते हैं, उसका यूनियन करते हैं, राइट, ए यूनियन बी, तो वही यूनियन आपको यहाँ पर करना है। मीन्स आपको दोनों टेबल्स के रिकॉर्ड्स को यहाँ पर कंबाइन करना है। ठीक है, और जो रिपीटेड रिकॉर्ड्स हैं, मीन्स इसमें भी हैं और उसमें भी हैं, तो उसको सिर्फ एक टाइम शो करना है। ठीक है, सो यहाँ पर देख सकते हैं यूनियन करने पर हमें ये रिजल्ट मिला है। इसमें कोई भी रिजल्ट रिपीटेड नहीं है, बट डांस और म्यूजिक में जितने भी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सभी यहाँ पर हमें मिल गए हैं। सो हम जब यूनियन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं ईदर और की, मीन्स यहाँ पर या तो इसमें हो या फिर इसमें हो, दोनों में से किसी में भी हो, हमें यहाँ पर वो लिस्ट करने हैं। ठीक है, तब हमने यूज़ किया है यूनियन। अब बात करते हैं इंटरसेक्ट की। तो इंटरसेक्ट ऑपरेशन कब यूज़ किया जाएगा? जब हमें ये बताना है कि सिर्फ ऐसे रिकॉर्ड्स दिखाए जाएं जो दोनों में कॉमन है। सो जैसे कि अभी हमने देखा था माहिरा और संजय, सिर्फ ये दोनों स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो डांस में भी हैं और म्यूजिक में भी हैं। तो हमें सिर्फ इन्हीं दोनों को देखना है, इन्हीं दोनों को, मतलब जो दोनों में प्रेजेंट हैं, डांस में भी और म्यूजिक में भी। मतलब यहाँ पर हमने और का ऑप्शन नहीं दिया है, यहाँ पर हमने कहा है एंड, डांस में भी म्यूजिक में भी। तो इसके लिए हमने यूज़ किया है इंटरसेक्ट। तो जब हम इंटरसेक्ट यूज़ करेंगे तो हमें वही रिकॉर्ड्स यहाँ पर मिलेंगे जो म्यूजिक और डांस के लिए कॉमन है। तो ये कॉमन रिजल्ट हमें यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, इसके बाद बात करते हैं माइनस ऑपरेशन की। माइनस को हम सेट डिफरेंस भी कहते हैं। सेट डिफरेंस मतलब अगर हमें एक पर्टिकुलर, यहाँ पर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ये म्यूज़िक वाले स्टूडेंट्स हैं, ये जो म्यूज़िक का सर्कल है ये म्यूज़िक के स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसमें कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने डांस में भी पार्टिसिपेट किया है, राइट, तो हमें ऐसे स्टूडेंट्स नहीं चाहिए। मींस अगर आपने डांस में पार्टिसिपेट किया है तो आपको यहाँ से एक्सक्लूड किया जाएगा, आप सिर्फ और सिर्फ म्यूज़िक के स्टूडेंट होने चाहिए। ये चीज़ इंडिकेट करने के लिए हमें क्या करना होगा? जितने भी म्यूज़िक के स्टूडेंट्स हैं उन सभी में से जो डांस के स्टूडेंट्स हैं वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑपरेशन 2 रिलेशंस के सभी टपल्स को कंबाइन कर देता है। मींस यहाँ पर हम सभी रोज का पेयर बना देते हैं। मींस यहाँ पर ये नहीं देखेंगे कि कॉमन एट्रीब्यूट्स में सेम वैल्यूज़ हैं या पर नहीं, हम यहाँ पर सभी का पेयर बना देते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पर हमें डांस और म्यूज़िक का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। तो सबसे पहले हम इन दोनों टेबल्स को देख लेते हैं। ये है डांस टेबल और ये है म्यूज़िक टेबल। तो हमसे कहा गया है कि दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करिए। तो यहाँ पर हम ये नहीं देखेंगे कि कौन से सेम कॉलम्स हैं या फिर कौन से डिफरेंट हैं, हम ये चीज़ नहीं देखेंगे। हम यहाँ पर एक रो को पिक करेंगे और उसको एक रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स उसका प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, यही
प्रोसीजर हमें हर एक रो के लिए फॉलो करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि हमें डांस टेबल पहले गिवन है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक ऑर्डर वे में प्रोसीड करने के लिए हम सबसे पहले इन सभी को फर्स्ट रिकॉर्ड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन सभी को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन सभी को थर्ड के साथ, फिर फोर्थ के साथ और फिर फिफ्थ के साथ, ठीक है। सो इस तरह से ये पूरी टेबल हमें यहाँ पर मिल जाएगी, ये पूरा हमें रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो हमें रिजल्ट मिला है इसकी डिग्री क्या है, कार्डिनैलिटी क्या है, ये हमें कैसे पता चलती है। तो देखिए, जब बात करते हैं डिग्री की, हमें जो रिजल्टिंग रिलेशन मिला है उसकी डिग्री कैसे कैलकुलेट की जाएगी। यहाँ पर जो दोनों रिलेशंस जिनका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं उनकी डिग्री और कार्डिनैलिटी चेक करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात, आपको कार्डिनैलिटी और डिग्री में कभी कभी कन्फ्यूजन होता है एंड मैंने आपको बताया भी था इसके रिगार्डिंग। अगर कार्डिनैलिटी की बात हो रही है तो ये सी से स्टार्ट हो रहा है, तो सी के लिए नहीं होगा, मतलब कॉलम के लिए कार्डिनैलिटी नहीं होती। तो कॉलम के लिए नहीं है तो रो के लिए होगी। तो जब कार्डिनैलिटी के लिए बात की गई है तो आप रो की बात करेंगे, और अगर डिग्री की बात की गई है तो आप कॉलम की बात करेंगे, ठीक है। सो अगर हम बात करें डांस टेबल में कार्डिनैलिटी क्या है, कार्डिनैलिटी मीन्स नंबर ऑफ रोज, तो यहाँ पर 4 नंबर ऑफ रोज हैं, ठीक है। तो आपको ये मिल जाएंगी 4। अब बात करें डिग्री की, तो डिग्री में 1 2 3 कॉलम्स हैं। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर म्यूजिक टेबल के बारे में, तो म्यूजिक टेबल में सबसे पहले कार्डिनैलिटी मीन्स नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 5 हैं, एंड डिग्री की बात करें तो कितने हैं, 3 हैं। सो यहाँ पर अगर हमने कहा है कि हमें डिग्री चाहिए रिजल्टिंग रिलेशन की, मीन्स ये जो हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के बाद रिजल्ट मिला है इसकी डिग्री कितनी होगी, तो इसकी डिग्री के लिए हम इन दोनों के डिग्री को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सो यहाँ पर हमें रिजल्टिंग रिलेशन की डिग्री मिलेगी 6, ठीक है। अब अगर हमसे कार्डिनैलिटी पूछी जाए उसके लिए हम क्या करते हैं, कार्डिनैलिटी के लिए आप यहाँ पर इन दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे, मींस जो नंबर ऑफ रोज हैं उन दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पर दोनों की कार्डिनैलिटी को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा एंड हमें यहाँ पर कार्डिनैलिटी मिल जाएगी 20, ठीक है। यहाँ पर 4 थी, यहाँ पर 5 थी, 4 × 5 = 20, ठीक है। तो इस चीज़ में आप कभी कभी कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि किस चीज़ को ऐड करना है और किस चीज़ को मल्टीप्लाई। तो आप इस चीज़ को कार्टेशियन प्रोडक्ट को इमेजिन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें नंबर ऑफ कॉलम्स को तो ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पर ये सभी एज इट इज़ पेयर होंगे, मतलब हमने ये कॉलम लिए, ये कॉलम लिए, ये एज इट इज़ पेयर कर दिए हैं, राइट। सो इसलिए हमने यहाँ पर इन दोनों को ऐड किया है, डिग्री को ऐड किया है और कार्डिनैलिटी को मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। अगर हमें एक क्वेरी में 2 रिलेशंस यूज़ करने हैं तब हम किस तरह से क्वेरी लिखते हैं। सो अभी तक हमने सिर्फ सभी ऑपरेशंस को समझा है, अब हम एक्चुअल में क्वेरी कैसे लिखनी है ये समझने वाले हैं। सो अगर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है सो इसके लिए आप क्वेरी किस तरह से लिखेंगे, आप फ्रॉम क्लॉज में उन टेबल्स का नेम मेंशन कर देंगे। जैसे हमें यहाँ पर डांस और म्यूजिक का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डांस कॉमा म्यूजिक। तो क्योंकि यहाँ पर हम सभी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस दिखा रहे हैं डांस और म्यूजिक से, सो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। सो इससे हमें एग्जैक्टली यही टेबल मिलेगी जो अभी हमने डिस्कस की है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक कंडीशन दी गई है, जो इनिशियली हमें सेलेक्ट करने हैं रिकॉर्ड्स वो वही हैं, मतलब सभी पॉसिबल कॉम्बिनेशन डांस एंड म्यूजिक के सभी टपल्स का पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमें यहाँ पर दिखाना है। बट फिर उसके बाद कंडीशन दी गई है डिस्प्ले ओनली दोज रोज सच दैट द एट्रीब्यूट नेम इन बोथ हैव द सेम वैल्यू। मीन्स यहाँ पर एक कॉलम है नेम जो डांस में भी है और म्यूजिक में भी है, और हमें एक कंडीशन दी गई है कि दोनों में सेम वैल्यूज़ होनी चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर अगर दोनों में सेम वैल्यूज़ हैं तो वो चीज़ तो हम वेयर क्लॉज की हेल्प से कंडीशन में दे सकते हैं। बट एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर दोनों टेबल में उस कॉलम का नेम सेम है, मतलब इसमें भी नेम है उसमें भी नेम है। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से नेम की बात हो रही है। सो इसके लिए हमें सबसे पहले टेबल का नेम लिखना होगा जिससे हम ये बता पाएँ कि ये पर्टिकुलर कॉलम इस टेबल को बिलोंग करता है। एंड क्योंकि हम ये चाहते हैं कि बार बार इतना बड़ा नेम रिपीट ना हो तो हमने उसका एलियास क्रिएट किया है। एलियास क्या होता है, जब हम किसी भी नेम को सिर्फ आउटपुट में
चेंज शो करना चाहते हैं। लाइक हमने जो आउटपुट दिया है उसमें हम डांस को डी की तरह ट्रीट कर रहे हैं और म्यूज़िक को एम की तरह। यहाँ पर हम एक्चुअल जो टेबल है, मतलब जो हमारा एक्चुअल डेटाबेस का स्ट्रक्चर है, वहाँ पर टेबल्स बनी हुई हैं, वहाँ पर हम टेबल का नेम चेंज नहीं कर रहे हैं। बट जो हमारी क्वेरी है, जिसके लिए हमने ये क्वेरी लिखी है, जो हमें रिजल्ट मिलने वाला है, सिर्फ उस रिजल्ट के लिए हम ये वैल्यू देखना चाहते हैं। यहाँ पर हमने ये वैल्यू यूज़ की है सिर्फ रिजल्ट के लिए, ये एक्चुअल चेंज नहीं है। ठीक है, सो ये है एलियास। सो इसकी हेल्प से हमने यहाँ पर लिखा है डी डॉट नेम। यहाँ पर अगर आप एलियास क्रिएट नहीं भी करेंगे तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं डांस डॉट नेम, म्यूजिक डॉट नेम, इस तरह से भी लिख सकते हैं। और अगर एलियास क्रिएट किया है तो आप यहाँ पर एलियास को ही मेंशन करेंगे, लाइक डी डॉट नेम, एम डॉट नेम। ठीक है, अब यहाँ पर इस कंडीशन के थ्रू हमने ये इंडिकेट किया है कि जहाँ पर दोनों के नेम की वैल्यू सेम है, सिर्फ वही रिकॉर्ड्स हमें यहाँ पर डिस्प्ले करने हैं। तो हमें इस तरह का रिजल्ट यहाँ पर मिल गया है। तो जिन टपल्स में सेम नेम है वही हमें यहाँ पर मिल गए हैं। ठीक है, सो ये था हमारा इस क्वेरी का रिजल्ट। सो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, ये टेबल एलियास जो हमने क्रिएट किए हैं डांस के लिए डी और म्यूज़िक के लिए एम, ये सिर्फ करंट क्वेरी के लिए ही वैलिड हैं, ऐसा नहीं है कि एक्चुअल में चेंज हो गया है। एंड जब हमने यहाँ पर फ्रॉम क्लॉज में मेंशन कर दिया है फ्रॉम डांस डी म्यूज़िक एम, तो यहाँ पर ये एलियास क्रिएट करने के बाद आप यहाँ पर डांस नहीं लिख सकते। मतलब अगर आपने यहाँ पर ये लिखा ही नहीं होता, ये एलियास क्रिएट किया ही नहीं होता, तब आप डांस लिख सकते थे। बट अगर आपने यहाँ पर एलियास लिख दिया है तब आपको एलियास ही यूज़ करना होगा। ठीक है, सो इसके बाद हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जॉइन ऑन टू टेबल्स। अब हम बात करते हैं जॉइन ऑपरेशन के बारे में। सो जॉइन ऑपरेशन में हम गिवन टू टेबल्स से टपल्स को कंबाइन करेंगे, बट स्पेसिफिक कंडीशन के बेसिस पर। तो जो कंडीशन हम देते हैं उसे हम कहते हैं जॉइन कंडीशन। तो देखिए यहाँ पर हमें दो टेबल्स गिवन है, यूनिफॉर्म टेबल, कॉस्ट टेबल, एंड दोनों टेबल्स में एक कॉलम है यू कोड। तो यू कोड यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, बट आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से में प्राइमरी की है और कौन से में फॉरेन की है? सो आप सिंपली ये देख सकते हैं कि वैल्यूज़ रिपीट ना हो एंड नल ना हो, तो वो प्राइमरी की है। तो यहाँ पर रिपीट भी नहीं हो रही, नल भी नहीं है, तो ये प्राइमरी की है। और यहाँ पर क्योंकि रिपीट हो रही हैं तो ये फॉरेन की है। ठीक है, सो यहाँ पर यूनिफॉर्म टेबल में यू कोड प्राइमरी की है, कॉस्ट टेबल में यू कोड फॉरेन की है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है, लिस्ट द यू कोड, यू नेम, यू कलर, साइज एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड टपल्स ऑफ टेबल्स यूनिफॉर्म एंड कॉस्ट। मतलब दोनों टेबल्स के सभी कॉलम्स को यहाँ पर डिस्प्ले करना है, बट एक चीज़ यहाँ पर गिवन है ऑफ रिलेटेड टपल्स। अब ये रिलेटेड टपल्स लिखने का ये मतलब है कि यहाँ पर हम सिर्फ वही टपल्स पेयर अप करेंगे। मीन्स इस पर्टिकुलर यूनिफॉर्म टेबल के टपल्स को उन्हीं टपल्स के साथ पेयर अप करेंगे कॉस्ट टेबल में, जहाँ पर दोनों रिलेटेड टपल्स हों। अब रिलेटेड टपल्स हम कैसे निकालेंगे? यूजिंग द रिलेटेड कॉलम। तो रिलेटेड कॉलम कौन सा है? यू कोड, बिकॉज यू कोड यूनिफॉर्म टेबल में प्राइमरी की है और यू कोड कॉस्ट टेबल में फॉरेन की है। तो यहाँ पर अब जब हम इसकी कंडीशन बताना चाहते हैं तो किस तरह से बताएंगे? क्योंकि कॉलम नेम तो सेम है, तो जो अभी हमने वे यूज़ किया था जस्ट लास्ट क्वेरी में, वही हम यहाँ पर दोबारा यूज़ करने वाले हैं। हमने एलियास क्रिएट किया है और फिर डॉट ऑपरेटर के थ्रू हमने बताया है यू डॉट यू कोड इज इक्वल टू सी डॉट यू कोड। मतलब दोनों के यू कोड जहाँ पर बराबर हैं, हमें वही रिकॉर्ड्स यहाँ पर देखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस क्वेरी का आउटपुट हमें क्या मिलेगा। यहाँ पर सबसे पहले ये रिज़ल्ट हमें मिला है। अब ये 1 के साथ हमें सिर्फ वही रिकॉर्ड्स पेयर होकर मिले हैं जिसके लिए यू कोड 1 था, राइट। यहाँ पर हमें ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है जिसके लिए यू कोड की वैल्यू डिफरेंट हो। हमें हर एक रिकॉर्ड में यू कोड की वैल्यू सेम मिली है। ओके, सो आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर टू यू। अब बात करते हैं एक्सप्लिसिट यूज़ ऑफ जॉइन क्लॉज के बारे में। मींस अभी तक हमने यहाँ पर सिर्फ वेयर क्लॉज की हेल्प से ही इस कंडीशन को मेंशन कर दिया है। सो अगर आपसे पूछा जाए कि ये क्या है, ये भी जॉइन कंडीशन है, बट हम जॉइन क्लॉज को एक्सप्लिसिटली मेंशन भी कर सकते हैं। मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं जॉइन। सो यहाँ पर सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो वही है, सेम है जो हमने यहाँ पर यूज़ किया था, बस हम इस क्वेरी को थोड़ा मॉडिफाई करके यहाँ पर लिखने वाले हैं। सो हमने यहाँ पर लिखा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूनिफॉर्म यू, जॉइन कॉस्ट सी,
ऑन u डॉट यू कोड इज इक्वल टू c डॉट यू कोड। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमने यूनिफॉर्म जिसका एलियास u है, हमने उसे ज्वाइन किया है कॉस्ट c के साथ, और यहाँ पर कंडीशन क्या है, उस चीज़ को कैसे इंडिकेट किया है? ऑन के थ्रू। सो यहाँ पर ये ऑन इंडिकेट कर रहा है कि जॉइन कंडीशन क्या है। ठीक है, तो आप इस तरह से भी यहाँ पर जॉइन क्लॉज को एक्सप्लिसिटली यूज़ कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, एक्सप्लिसिट यूज़ ऑफ नेचुरल जॉइन क्लॉज। सो अब यहाँ पर ये जो हमें आउटपुट मिला है, इस आउटपुट को ध्यान से देखें। यहाँ पर हमें यू कोड 2 बार दिख रहा है, एंड अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर दोनों में सेम ही वैल्यूज़ हैं। यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, और यहाँ पर भी 2 है, और यहाँ पर भी 2 है। तो इसका मतलब है कि ये जो कॉलम है ये रिडंडेंट है। रिडंडेंट मीन्स डुप्लीकेट है, यहाँ पर भी है और वहाँ पर भी है। और अगर हमें इसे रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे? क्योंकि हमें कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, इसकी यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम इसको रिमूव करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पर नेचुरल जॉइन। सो नेचुरल जॉइन किस तरह से यूज़ किया जाएगा? सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे सेलेक्ट स्टार, बिकॉज हम सारा डेटा सेलेक्ट कर रहे हैं, सभी कॉलम्स को सेलेक्ट कर रहे हैं। फ्रॉम यूनिफॉर्म, जो सबसे पहले टेबल है उसका नेम मेंशन किया, फिर नेचुरल जॉइन, और फिर कॉस्ट। अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि यहाँ पर हमें कोई कंडीशन भी नहीं लिखनी है, और जो यू कोड है वो जहाँ पर मैच हो रहा है सिर्फ वही टपल्स यहाँ पर कंबाइन किए जाएंगे, एंड साथ ही यहाँ पर हमें रिडंडेंट एट्रीब्यूट्स नहीं मिलेंगे। रिडंडेंट एट्रीब्यूट्स क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर हमने नेचुरल जॉइन यूज़ किया है, तो यहाँ पर यू कोड सिर्फ हमें एक ही बार दिख रहा है। जैसे यहाँ पर हमें 2 बार दिख रहा था, ये हमें 2 बार नहीं दिख रहा है, ये हमें सिर्फ एक ही बार दिख रहा है, क्योंकि हमने नेचुरल जॉइन यूज़ किया है। ठीक है, बाकी कॉलम्स थे लाइक यू नेम, यू कलर, साइज, प्राइस, वो सब वही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी हेल्प से, नेचुरल जॉइन की हेल्प से हम रिडंडेंट एट्रीब्यूट को रिमूव कर सकते हैं। ओके, सो जो हमें रिज़ल्ट मिला है ये वही रिज़ल्ट है, बस इसमें ये फ़र्क है, ये डिफरेंस है कि यहाँ पर यू कोड सिर्फ एक ही बार दिख रहा है, एंड ऐसा किस वजह से हुआ है? क्योंकि हमने नेचुरल जॉइन यूज़ किया है। एंड यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गिवन हैं, ये आपको पता होने चाहिए। सो ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले, अगर आपको 2 टेबल्स को इक्वालिटी कंडीशन के बेसिस पर ज्वाइन करना है, एक कॉमन एट्रीब्यूट है, आप बताना चाहते हैं कि दोनों कॉमन एट्रीब्यूट में इक्वल वैल्यूज़ जहाँ पर होंगी हमें वही वैल्यूज़ डिस्प्ले करनी है, तो इसके लिए आप जॉइन को यूज़ करेंगे ऑन क्लॉज के साथ, या फिर आप नेचुरल जॉइन को फ्रॉम क्लॉज में मेंशन करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर ये फ्रॉम क्लॉज में ही मेंशन किया है, राइट। बट अगर हम देखें जॉइन हमने कहाँ पर यूज़ किया था? जब हमने ये फ्रॉम क्लॉज लिख दिया है उसके बाद हमने जॉइन भी मेंशन किया, फिर हमने दूसरी टेबल का नेम मेंशन किया, एंड फिर उसके बाद हमने ऑन मेंशन किया, राइट। सो यहाँ पर जॉइन के साथ ऑन भी मेंशन किया है जब हम जॉइन क्लॉज को मेंशन करते हैं। बट अगर हमने नेचुरल जॉइन यूज़ किया है तो आप सिंपली फ्रॉम क्लॉज में नेचुरल जॉइन लिख देंगे दोनों टेबल्स के नेम के बीच में। ठीक है, एंड यहाँ पर आपको इन जनरल एक बात ध्यान रखनी है, अगर आपको n टेबल्स को कंबाइन करना है इक्वालिटी कंडीशन के बेसिस पर, तो आप n-1 जॉइंस लिखते हैं। मतलब यहाँ पर अगर आपको 2 टेबल्स को ज्वाइन करना था तो 2-1 कितना होता है? 1 होता है। इसका मतलब आपने एक ज्वाइन यूज़ किया। अगर आपको 3 टेबल्स को ज्वाइन करना होगा तो 3-1 कितना होता है? 2। मतलब आपको 2 जॉइंस यूज़ करने होंगे। वही यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपको 3 टेबल्स को ज्वाइन करना है इक्वलिटी कंडीशन के बेसिस पर तो आपको 2 जॉइन या फिर नेचुरल जॉइन यूज़ करने होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, n टेबल्स जब इक्वालिटी कंडीशन के बेसिस पर कंबाइन की जाएंगी तो आपको n-1 जॉइंस की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, इसके बाद अगर जॉइन क्लॉज की बात करें तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इक्वल टू ऑपरेटर ही यूज़ करना है, आप इसमें कोई भी रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। एंड इस वीडियो के साथ हमारा टॉपिक that is database concept, structured query language part 1 and 2 means complete structured query language, ये तीनों टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, सो यहाँ पर इस वीडियो के साथ ये सभी टॉपिक्स कंप्लीटेड हैं। इसके बाद आपको समरी गिवन है, ये आप रिवाइज करेंगे, इसके थ्रू आपका कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। एंड फिर यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी गिवन है, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, मैंने आपको PYQs एंड आंसर की दोनों शेयर की हैं
टेलीग्राम चैनल पर, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है, आप वहाँ पर PYQs चेक करें एंड प्रैक्टिस करें। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट, बाय एवरीवन।